नमस्कार। आज हम बीए पार्ट थर्ड का मौद्रिक मान नामक चैप्टर अपन देखते हैं। मौद्रिक मान की बात जब हम करते हैं तो मौद्रिक मान का सरल शब्दों में अर्थ जो है वो है एक देश की अपनी मानक मुद्रा को किस वस्तु के स्थिर मूल्य से जोड़कर वह देश रखता है वो उस देश का मौद्रिक मान कहलाता है। यदि मान लें वो स्वर्ण से उसको जोड़ता है तो उस देश विशेष के अंदर वह स्वर्ण मान कहलाएगा। अगर सोना और चांदी दोनों से अपने मुद्रा के मूल्य को जोड़ के रखता है तो वो द्विधातु मान कहलाएगा। और यदि कागजी नोट वहाँ पर हैं किसी विशेष धातु से नहीं जोड़ते हैं और कागजी मुद्रा वहाँ चलती है तो वो कागजी मुद्रा मान कहलाएगा। केपी कैंट ने मौद्रिक मान की व्यापक परिभाषा दी है। उनका ये कहना है कि मौद्रिक मान के क्षेत्र में केवल उनके मूल्य का मापक ही शामिल नहीं होता बल्कि मौद्रिक किस्म के अन्य सभी नियम और व्यवस्थाएं भी शामिल होती हैं। अतः एक मौद्रिक मान को एक मौद्रिक व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो मूल्य के एक विशिष्ट मान पर आधारित होता है। मौद्रिक मान की बात अगर हम करें तो मौद्रिक मान में कई गुण होना आवश्यक है, जिसमें सबसे पहला है कि उसमें जनता का विश्वास होना चाहिए। जनता का विश्वास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जनता का विश्वास नहीं है तो वो उस मौद्रिक मान को किसी भी तरह से स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरी बात है उसमें लोच होनी चाहिए ताकि अर्थव्यवस्थाएं अपनी आवश्यकता अनुसार मुद्रा की पूर्ति को घटा बढ़ा सकें। तीसरा है कि उसमें सामान्य स्वीकृति होनी चाहिए और कानूनी वैधता उसके अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा मूल्य स्थिरता और विनिमय दर में स्थिरता का गुण भी उस मौद्रिक मान में होना चाहिए। इसके अलावा उसकी निर्गम की लागत भी कम होनी चाहिए ताकि वो मितव्ययी व्यवस्था बनी रह सके। इसके अलावा वहनीयता, विभाज्यता, पहचान, हस्तांतरणीयता ये आवश्यक गुण हैं जो उसमें होने चाहिए। अब हम अलग अलग मौद्रिक मानों की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर्ण मान की। ये एक धातु मान के रूप में हम स्वर्ण मान को मानते हैं। इसका दूसरा रूप रजत मान भी है। 1821 में ब्रिटेन में स्वर्ण मान अपनाया गया था सर्वप्रथम और उसके बाद इसे पुर्तगाल, जर्मनी और बाकी यूरोपीय देशों के अंदर अपनाया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वर्णमान 1900 से 1933 के बीच अपनाया गया था। ज़्यादातर देशों ने 1914 में इसका त्याग कर दिया। हालांकि युद्धोत्तर काल में भी इसको कई जगह फिर से अपनाया गया था। स्वर्णमान के कई रूप हो सकते हैं, इसलिए इसकी कोई एक निश्चित परिभाषा संभव नहीं है। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि स्वर्णमान में मौद्रिक इकाई का मूल्य स्वर्ण में निर्धारित किया जाता है। आरजी हार्ट्रे ने इसके बारे में कहा था कि स्वर्णमान की आधारशिला इस रूप में होती है कि उसके अंतर्गत मौद्रिक इकाई का मूल्य स्वर्ण के मूल्य में बांध दिया जाता है और इसके लिए स्वर्ण की कीमत निर्धारित की जाती है। इस तरह स्वर्णमान में मौद्रिक इकाई का मूल्य सोने के भाव और कीमतों दोनों के रूप में व्यक्त किया जाता है। स्वर्णमान के विभिन्न रूप हमारे यहाँ पर प्रचलित है, जिसमें सबसे पहला है स्वर्ण सिक्का मान। इसे स्वर्ण करेंसी मान भी कहा जाता है। क्राउथर ने इसे पूर्ण स्वर्णमान कहा। ये वास्तविक स्वर्णमान है। इसमें विशिष्ट वजन और उत्तमता के सोने के सिक्के मानक मौद्रिक इकाई के रूप में काम में लिए जाते हैं और सोने के सिक्कों के अलावा सभी तरह की साख मुद्राएं सोने के सिक्कों में बदली जा सकती हैं। सोने के सिक्के की ढलाई मुक्त रूप से होती है और सोने के आयात निर्यात पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होता है, यानी स्वतंत्र आयात निर्यात इसका होता है। ये स्वर्णमान का प्रारंभिक रूप माना जाता है। 1914 में 14 से पूर्व इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और अन्य यूरोपीय देशों के अंदर ये स्वर्णमान प्रचलित था। अमेरिका में 31 जनवरी 1934 से पूर्व ये प्रचलित था।
प्रथम विश्व युद्ध में वित्तीय भार क्योंकि बहुत बढ़ गया था, इस कारण इंग्लैंड और अन्य देश स्वर्ण करेंसी मान को कायम नहीं रख सके। और हालांकि अमेरिका में ये प्रथम विश्व युद्ध और युद्ध के बाद में भी ये स्वर्णमान चलता रहा। दूसरा है स्वर्ण धातुमान। स्वर्ण धातुमान में सोने के सिक्के चलन में नहीं होते, उन्हें गलाकर सोने की छड़ों में बदलकर केंद्रीय बैंक अपने पास रख लेते हैं और कानूनी दृष्टि से एक निश्चित वजन के सोने की छड़ें ही मुद्रा में बदली जा सकती हैं। इस प्रणाली में चांदी के टोकन सिक्के या कागजी नोट चलन में हो सकते हैं, लेकिन मांगने पर निश्चित वजन का सोना या सोने की छड़ या स्वर्ण धातु दिया जा सकता है। केंद्रीय बैंक निर्धारित भावों पर स्वर्ण का क्रय विक्रय असीमित मात्रा तक कर सकता है। 1928 में फ्रांस में इस स्वर्ण धातुमान को अपनाया गया था। इंग्लैंड में 1700 पाउंड के लिए मांगने पर 400 औंस शुद्ध वजन के सोने की छड़ दी जा सकती थी, ये वहाँ का रखा गया था। 1931 में इंग्लैंड और भारत दोनों ने ही स्वर्ण धातुमान का परित्याग कर दिया था। फिर है स्वर्ण विनिमय मान। इसके अंतर्गत कम सोने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक देश अपनी करेंसी को प्रत्यक्ष और सोने में नहीं बदलता, बल्कि दूसरे देश की करेंसी में बदल सकता है, जो स्वयं स्वर्ण सिक्का मान या स्वर्ण धातुमान पर आधारित होती है। इस पद्धति में सोना विनिमय का माध्यम नहीं होता है। एक देश के घरेलू मुद्रा और सोने का सीधा संबंध भी नहीं होता है, बल्कि ये संबंध स्वर्ण मान पर होने वाले किसी दूसरे देश की करेंसी के माध्यम से होता है। इस तरह स्वर्णमान में सोने की काफ़ी किफ़ायत होती है, इसलिए सोने को इसमें पीछे की तरफ रख दिया जाता है, यानी बैक साइड में सोना होता है, बाकी आगे ही काम किया जाता है। ये स्वर्णमान प्रथम महायुद्ध तक सामने आया, लेकिन उसके बाद ये फिर ख़त्म हो गया था। चौथा है स्वर्ण रिजर्व मान। इंग्लैंड में 1931 और अमेरिका में 1933 में और फ्रांस में 1936 में स्वर्णमान का परित्याग कर दिया गया था। तब विनिमय की दरों में काफ़ी अस्थिरता उत्पन्न हो गई। इस 1936 में विनिमय दर को स्थिर बनाए रखने के लिए एक त्रिपक्षीय मौद्रिक समझौता किया गया, जिसमें अन्य देश भी बाद में शामिल हो गए। और इस पद्धति में न तो देश सोने के सिक्के चलाते थे और ना ही देश की मुद्रा परिवर्तनशील थी। इसमें एक विनिमय समानीकरण खाता या कोष स्थापित किया गया, जिसमें सोना, स्थानीय मुद्रा और विदेशी विनिमय रखे गए। इस कोष में से विदेशी विनिमय या सोने के क्रय विक्रय के माध्यम से विनिमय दर को स्थिर बनाए रखने का प्रयास किया गया था। सोने का स्वतंत्र आयात या निर्यात नहीं किया जा सकता था, केवल कोष द्वारा ही सोने का आयात या निर्यात किया जा सकता था। इस पद्धति के द्वारा विनिमय दर को स्थिर रखने का प्रयास किया गया था और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी इससे काफ़ी वृद्धि हुई। नेक्स्ट है स्वर्ण समता मान। 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष की स्थापना के बाद स्वर्ण समता मान का उदय हुआ। इस पद्धति के अंतर्गत प्रत्येक देश को अपने देश की मुद्रा के मूल्य के बराबर एक निश्चित मात्रा स्वर्ण को एक निश्चित मात्रा में घोषित करना पड़ता है। इससे उसकी मुद्रा की विनिमय दर को स्वर्ण में स्थिर करने में काफ़ी सहायता मिलती है। इससे एक देश के भुगतान संतुलन में आधारभूत असंतुलन की दशा उत्पन्न होने से उसके स्थिर सममूल्य में क्रमबद्ध परिवर्तन होने की व्यवस्था की गई, ताकि विनिमय दरों में आवश्यक लोच की व्यवस्था की जा सके। इस पद्धति में न्यूनतम स्वर्ण
रिज़र्व रखने की आवश्यकता नहीं रही, लेकिन एक देश को उसके लिए निर्धारित मात्रा तक स्वर्ण अथवा स्वर्ण में परिवर्तनशील अन्य करेंसी के रूप में अपना कोटा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास रखना पड़ता है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान का एक भेद घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान के रूप में भी किया जाता है। जी क्राउथर ने घरेलू स्वर्णमान के संबंध मुद्रा की मात्रा और देश की कीमत स्तर से होता है ये बताया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान का संबंध देश की मुद्रा की विनिमय दर से होता है। इसलिए घरेलू स्वर्णमान में देश की कीमत स्तर को स्थिर रखने में सहायता मिलती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान में विनिमय दर को स्थिर रखने में सहायता मिलती है। तो इन दोनों का अध्ययन अगर हम करें तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान के संचालन के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना आवश्यक होता है, अन्यथा ये अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान टूट जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न देशों के बीच स्वर्ण का स्वतंत्र और अनियंत्रित आयात निर्यात किया जा सकता है। सोना पाने वाले देश में मुद्रा और साख का प्रसार होता है और सोना देने वाले देश में मुद्रा और साख का संकुचन इससे होता है, और स्वर्णमान अपनाने वाले देशों में आमदनी, मजदूरी, कीमतों आदि राशियाँ लचीली होती हैं और इन देशों के बीच व्यापार स्वतंत्र किस्म का होता है। अब हम देखें अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान की स्वचालितता। अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान अपनी स्वचालित प्रक्रिया के लिए काफ़ी पॉपुलर रहा है। इसका संचालन करने वाले देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों का संतुलन जो बनता है वो इस तरह से हो सकता है कि जैसे ए देश और बी देश दो देश हैं। ए देश में अगर भुगतान संतुलन विपरीत है और बी देश में भुगतान संतुलन पक्ष में है, तो ए देश को स्वर्ण का निर्यात करना पड़ेगा और बी देश में स्वर्ण का आयात होगा। ए देश जब स्वर्ण का निर्यात करेगा तो देश में मुद्रा और साख का संकुचन होगा, उत्पादन और कीमतों में गिरावट आएगी, यानी डिफ्लेशन की स्थिति यहाँ पर खड़ी होगी। आयात घटेंगे और निर्यात यहाँ बढ़ेंगे। निर्यात आयात से ज़्यादा हो जाएंगे और भुगतान संतुलन पक्ष में हो जाएगा और स्वर्ण का प्रवाह वापस देश की ओर होने लगेगा। जबकि बी देश में मुद्रा और साख का विस्तार सोने के आयात से होगा और इससे उत्पादन और कीमतों में वृद्धि होगी, क्योंकि वहाँ मुद्रास्फीति की स्थिति होगी और आयात बढ़ेंगे और निर्यात यहाँ घटेंगे। आयात निर्यात से ज़्यादा हो जाएंगे और भुगतान संतुलन विपक्ष में हो जाएगा और सोने का बहिर्गमन होने लगेगा। अब हम देखें स्वर्णमान के गुण और दोष। स्वर्णमान के अपने गुण हैं कि स्वर्णमान एक आसान मुद्रामान है। इसके अलावा इसकी अपनी एक कार्यशैली है। इसमें जनता का विश्वास काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। विनिमय दरों में स्थिरता पाई जाती है। इसके संचालन में स्वायत्तता और स्वचालितता होती है। इसके द्वारा मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखा जा सकता है। ये प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने में मदद देती है, लेकिन व्यवहार में आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं के लिए ये उपयुक्त नहीं मानी जाती है। ये युद्ध जैसी असामान्य परिस्थितियों में काम नहीं कर सकती है, क्योंकि इसमें लोच का अभाव हमें देखने को मिलता है। ये शांतिकाल के लिए उपयुक्त है। ये स्वचालित भी नहीं रह पाती है। इस विनिमय दर को भी स्थिर रखना कठिन होता है। स्वर्ण के आने जाने से आंतरिक कीमत स्तर पर इसका असर पड़ता है, जिसे ठीक किए बिना विनिमय दर को स्थिर रखना आसान नहीं होता है। व्यवहार में मुद्रास्फीति या विस्फीति की दशाओं को स्वर्णमान नियंत्रित नहीं कर सकता है। स्वर्णमान वाला देश आर्थिक
स्वतंत्र आर्थिक नीति का संचालन नहीं कर सकता है। ये मुद्रामान महंगा भी होता है और इसमें ज़्यादा सोने की आवश्यकता पड़ती है। इसमें ब्याज दरों को बदलने से उद्योग और धंधों पर विपरीत असर पड़ता है। यही कारण है कि आधुनिक युग में स्वर्ण मान का परित्याग कर दिया गया।